हेलो एवरीवन, होप प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। सो देखो, आज इस टॉपिक से पता चले गया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मराठा एम्पायर के पूरा हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और ये न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऑफ छावा मूवी। और ये न्यूज़ में है इस वजह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है, बट यू नो कि मराठा एम्पायर हमारे सिलेबस में है और प्रीवियस ईयर में पीवाईक्यू में ऑलरेडी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और इवन कि मैं अभी रिसेंट का अगर बात करूँ, जियो साइंटिस्ट जो हुआ है 2025 में, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछा गया, ठीक है। और इसको अभी हम लोग देखेंगे। सो आई होप कि आप लोगों ने छावा मूवी देखा होगा, ठीक है। और अगर नहीं देखा होगा तो बाद में देख लेना, वैसे मैंने भी नहीं देखा है, तो देखेंगे इसको अच्छे से। बट अभी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे लिए बेसिकली इम्पोर्टेंट है क्या। मैं आपको यहाँ पे एश्योर कर दूँ कि आपको ये स्लाइड जो है, अभी जो हम लोग नेक्स्ट 10 to 15 मिनट जो वीडियो कवर करेंगे, इसमें आपको बाहर जाने का कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ओवरऑल जो है इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे पूरा का पूरा मराठा एम्पायर से। और यहाँ पे अभी देखोगे कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे जियो साइंटिस्ट में यहाँ पे देखो, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए, 68 67 दोनों एक साथ। एक तो पूछा गया कि द बैटल ऑफ चिन्हट वाज फाउट बिटवीन, और ये अष्टप्रधान से पूछा गया, अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को पूरा स्लाइड देख लेने के बाद, ठीक है। अभी देखोगे इतना सारा है, और जब ये आप अभी कवर कर लोगे, ये इसके बाद क्वेश्चन जो है अपने आप सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ के लिए श्योर रहो, आपको कहीं भी और जगह जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओवरऑल हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा डिस्कस करने हैं अभी। तो ये देखो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखें, फिर इसका यहीं पे देखो 2015 में पूछा गया था। आप बोलते हो कि पीवाईक्यू कितना रिलेवेंट है, नहीं है, सो यू कैन सी। देखो, ये चिन्हट पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हो 2 ऑप्शन, और यहाँ पे चिन्हट से डायरेक्ट इसको बना दिया। 2025 का है, रिसेंट का है, अभी अभी का ही है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, ये 2015 में पूछा गया था सीडीएस में। यही नहीं, और भी देखो, ये देखो 1995 में, ये यूपीएससी सीएससी पूछा। ये मैं तो बस पहले का लिया हूँ, बट अभी भी रिसेंटली पूछा गया था, बस मैं आपको दिखाने के लिए कि देखो कितना ये इंपॉर्टेंट है। 2023 के सीडीएस में पूछा गया मराठा एंग्लो, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार से, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर देखेंगे इसका आंसर, बट अभी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कितना इंपॉर्टेंट है। 2015 में फिर पूछा गया था ज्योति राव फुले, ठीक है, सत्यशोधक समाज से। लेकिन यहाँ पे क्यों कैसे ये रिलेटेड है, सो ये एक सेकेंड। ये देखो, ये मराठा आइडेंटिटी इसमें मेंशन था, ठीक है। कहीं ना कहीं ये रिलीजियस सेंटिमेंट से भी इम्पोर्टेंट है, जो पहले रिवोल्ट हो चुके हैं। मराठा एम्पायर का जो इटसेल्फ हिस्ट्री इतना बड़ा रहा है, इस कारण से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग अभी कवर करेंगे, और ये पूरा का पूरा हम लोग। और छावा मूवी तो वैसे भी अभी हम लोग शॉर्ट्स में ही देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग है, तो फर्दर इसको हम लोग देखेंगे। चलो ठीक है, अब चलते हैं अपने काम की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मराठा एम्पायर का राइज कैसे हुआ, कब हुआ, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो ये 17th सेंचुरी में जो है, स्टार्टिंग में ये अच्छे से फ्लरिश होने लगा था। और पहले क्या था कि बेसिकली ये जो मराठा एम्पायर थे, इसे रिकग्निशन नहीं मिला था, ठीक है। लेकिन इम्पेरर जो बहादुर शाह फर्स्ट थे, ठीक है, ये 1707 में इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं मराठा एम्पायर को लेकर के, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसे रिवेलियन फेस कर चुके थे, इस कारण से। और फिर उसके बाद फर्दर जो है मराठा एम्पायर का जो है राज्य देखने को मिलता है। और यू नो कि जो छत्रपति शिवाजी हैं, इनका कंट्रीब्यूशन कितना रहा इस मराठा एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में कि ये किस तरह से जो है मराठा एम्पायर को यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। मराठा एम्पायर का इस्टेब्लिश होने के पीछे का बहुत अलग अलग रीज़न है। एक तो है कि जो मराठा एम्पायर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के अंदर में जो था, ठीक है, ये अपने आप में आदिल शाह जैसे उस टाइम के डायनेस्टी था, ठीक है। आदिल शाह और मुगल उसको सप्रेस करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, और फिर फर्दर जो है अपना ये कैपिटल इस्टेब्लिश करते हैं रायगढ़ में, ठीक है, छत्रपति शिवाजी। और देखो, औरंगजेब का जो रिलीजियस पॉलिसी जो था, जैसे नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट कितना ये अलग अलग टाइप के टैक्स लगाया करते थे, सप्रेस किया करता था, तो उस कारण से भी जो था, ये नॉन मुस्लिम जो थे ये औरंगजेब को सपोर्ट नहीं करते थे। और फर्दर जो है जिस तरह से अपराइजिंग होने लगा मराठा एम्पायर का, इसमें इनको और ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा लोगों का भी, ठीक है। इस तरह से जो है ना, ये 1707 में ही जो है उसके बाद से
ये मराठा एम्पायर जो है जैसे 1737 से 1803 तक क्रूशियल रोल प्ले करता है अपना इधर दिल्ली के जो इंपीरियल पॉलिटिक्स है उसमें, ठीक है, और अपना जो एक स्ट्रॉन्ग पावर है इस रीजन में इस्टेब्लिश करने में से, ठीक है। सो इतना हम लोग देखते हैं इसके बारे में। अब चलते हैं हम लोग और जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अगर हम लोग बात करते हैं जियोग्राफिकल एडवांटेज का, तो इस तरह से जो है यूपीएससी पूछता है। जैसे एक ऑलरेडी पूछा गया है कि गुरिल्ला वारफेयर के बारे में, कि गुरिल्ला वारफेयर कौन ज़्यादा फेमस था, कौन स्टार्ट किया था, ठीक है। सो इसके बारे में देखो, जो गुरिल्ला वारफेयर का जो ब्रेवरी स्किल है ये इस टाइम पे ज़्यादा फेमस था इस रीजन में, क्योंकि वो ज़्यादा माउंटेनियस रीजन था, टेरन था। और गुरिल्ला वारफेयर का मतलब ही क्या होता है कि छुप करके वार करना, ठीक है, और इनिमी पे अटैक करना, इस तरह से जो है ये ज़्यादा इस टाइम पे फ्लरिश था शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के टाइम पे, ठीक है। सो इन्होंने अलग अलग जो न्यूमरस फोर्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं माउंटेनियस रीजन में, ठीक है, और अपना जो डिफेंस है उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं रिलीजियस एंड पॉलिटिकल यूनिटी का, देखो जो किस तरह से जो मराठा एम्पायर इस्टेब्लिश होता है इसके पीछे अलग अलग रीजन है। एक तो रिलीजियस एडवांटेज हो गया, पॉलिटिकल यूनिटी देखने को मिला, क्योंकि जो भक्ति मूवमेंट है इस टाइम पे ही फ्लरिश अच्छे से हो रहा था मराठा में, और इस टाइम पे आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स देखने को मिलेंगे, लाइक तुकाराम हो गए, रामदास हो गए, एकनाथ हो गए। वो सोशल कोहेजन को प्रमोट करते हैं, और जो लोगों होते हैं, अलग अलग जो पीपल होते हैं, उनको यहाँ पे एक साथ बॉन्ड करके यूनिटी एक लाते हैं यूनिटी में, ठीक है। सो लोगों का इस बीच में सेंटिमेंट और इसके प्रति और बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसी तरह से जो है मराठा का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का बात करते हैं। सो मराठा का जो इंपॉर्टेंट पोजीशन है एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री में, ये देखने को मिलता है बेसिकली डेक्कन सल्तनत में, ठीक है। तो इधर भी देखो जैसे अहमदनगर हो गया, इस साइड जो है ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होते देखने को मिलता है मराठा एम्पायर। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस टाइम पे जो क्लैन थे, अलग अलग क्लैन थे, वो भी इनका इम्पोर्टेंस होता है इस मराठा एम्पायर को इस्टेब्लिश होने में। सो मराठा एम्पायर जो है डेक्कन के जो सल्तनत और बीजापुर का जो रीजन है, इधर तो अपना एक तरह से स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड किए हुए थे, और इनका जो क्लैन है ये भी हेल्प करते हैं, जैसे निम्बल बार्स हो गया, ठीक है। सो ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्बलकर किसके क्लैन है, मोरेज किसके हैं, तो इससे मराठा से रिलेटेड है, ठीक है। और इस तरह से जो है ना बेसिकली और भी अच्छे से फ्लरिश होता है जो शिवाजी के जो सन होते हैं शाहजी भोसले, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्ड करते हैं मराठा एम्पायर का आगे चल करके। देखो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बीजापुर का, ठीक है, तो बीजापुर को आपको पता होना चाहिए कि जो पुर्तगीज कैप्चर करता है 1610 में, ठीक है। सो उसी तरह से जो है ना ये फर्दर आगे चल करके बीजापुर को शिवाजी कैप्चर करते हैं, ठीक है। और ये जो बीजापुर को कैप्चर करते हैं बेसिकली आदिल शाह से, सो ये भी आपको यहाँ पे आगे चल करके हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। सो आगे चलते हैं। देखो मराठा एम्पायर शिवाजी के अंदर में हम लोग देखते हैं, सो 1630 से 1680 के बीच में किस तरह से इनका इन्फ्लुएंस रहता है, और इनके जो टाइम पीरियड में इसको हम लोग देखेंगे। जो छत्रपति शिवाजी थे ना, ये मराठा स्टेट का फाउंडेशन रखते हैं, और जैसे उस टाइम पे जो अलग उसके अगेंस्ट में जो सल्तनत थे, लाइक सल्तनत ऑफ बीजापुर था, ठीक है, ये 1645 में। और ये पूछा जा सकता है कि ये क्या करते हैं, जो छत्रपति शिवाजी हैं, ये तोरणा एक फोर्ट है उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, सल्तनत ऑफ बीजापुर से। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ऐसे डायरेक्ट छोटा छोटा चीज़ जो है ना ये पूछ देता है, और जो हम लोग इग्नोर करते हैं जनरली, ठीक है। इस तरह से जो है ना ये शिवाजी जो है ये हिंदवी स्वराज्य को इस्टेब्लिश करते हैं अपने जो उनका कैपिटल था रायगढ़ में, ठीक है। और एक अलग ही हाई लेवल का डिफेंस बिल्ड करते हैं, ठीक है, मुगल के अगेंस्ट। और इस तरह से जो है ना ये छत्रपति का जो क्राउन लेते हैं इन 1674, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना इनका छत्रपति शिवाजी का शुरुआत होता है इसको स्ट्रॉन्ग होल्ड करने में। अगर हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ पुरंदर का, सीधे सीधे पूछा गया है यूपीएससी का PYQ में है ये, ठीक है। सो ये ध्यान रख लेना पुरंदर किसके बीच में फाइट किया गया था। सो शिवाजी एंड मुगल के बीच में फाइट किया गया था, ठीक है। सो इस तरह से देखो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे बैटल ऑफ पुरंदर में ये देखने को मिलता है कि बेसिकली जो ये जो मराठा एम्पायर होता है ये मुगल का वसल्स तो बन जाता है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो शिवाजी हैं ये अपना वर्चस्व जो है एक्सपेंड करते रहते हैं मराठा एम्पायर के अंदर में, और ये चारों तरफ अपना जैसे नेवी को स्ट्रॉन्ग करना, फोर्ट बनाना, ठीक है। सो ये कंटिन्यू रखते हैं मुगल के वसल्स होने के बाद भी, ठीक है।
और ये जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, और हिंदू ट्रेडिशन को वापस लाने का काम करते हैं, मराठी संस्कृत को प्रमोट करते हैं, ठीक है, पर्सियन लैंग्वेज के बिहाफ में। तो इस तरह से जो है ना ये सारा चीज़ जो है इनके अंदर में देखने को मिल जाता है। शिवाजी का अगर बात करते हैं तो ये वीमेन को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, ठीक है, और साथ ही साथ इनको इंक्लूसिव पॉलिसीज़ में भी लाते थे, ठीक है, और अलग अलग कास्ट को हायर करना, रिलीजियन को हायर करना। तो बेसिकली ये एक तरह से अच्छा खासा लिबरल थे, ठीक है। सो चलो देखते हैं अब हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में, इनके बाद जितने भी सक्सेसर हैं शिवाजी के बाद में, उनका क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा इस मराठा एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में, उनको आगे लेकर के चलने में, ठीक है। सो देखो शिवाजी के दो सन हुए, ठीक है। देखो यहाँ से आपको एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरली हम लोग जो है ना इनका जो डायनेस्टी का ट्री है ये नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ आपको यहाँ समझना है। तो शिवाजी छत्रपति शिवाजी के दो सन थे, एक तो संभाजी, ठीक है, संभाजी हुए, और एक थे राजा राम। और ये जो दोनों थे ना, ये कहने का मतलब हाफ ब्रदर, सो इनके मदर अलग अलग थी। तो इस तरह से जो ये भाई थे, इनके दो बेटे थे शिवाजी के। तो देखो ये जो है शिवाजी का डेथ होता है 1681 में, ठीक है। उसके बाद जो है ये संभाजी एक गद्दी पे बैठते हैं, और उसके बाद जो है ये कंटिन्यू करते हैं आगे चल करके ये बेसिकली मराठा एम्पायर को, ठीक है। सो संभाजी ना है ये बेसिकली कैप्चर कर लिए जाते हैं, मुगल कैप्चर कर लेता है, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये संभाजी कैप्चर कर लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो राजा राम है उनको गद्दी पे बैठाया जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है यहाँ पे देखने को मिलता है कि इनका जो फर्दर डेथ होता है 17 में। तो इस तरह से जो है ये आगे चल करके सक्सेसर होते हैं शिवाजी का। अगर हम लोग बात करते हैं राजा राम का, तो राजा राम के एक लड़के थे शिवाजी टू, ठीक है, जिसको कि रामा राजा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इनके बेटे हुए, कहने का मतलब कि ये राजा राम के बेटे हुए शिवाजी टू, ठीक है। ओके, सो यहाँ से ये देखने को मिलता है। सो ये शिवाजी गद्दी पे शिवाजी टू बैठते हैं विद द हेल्प ऑफ हिज मदर तारा बाई, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट रूलर जो है ना ये साहू जी होते हैं, और साहू जी होते हैं बेसिकली संभाजी के बेटे होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये संभाजी के बेटे होते हैं सन साहू जी। तो ये फिर गद्दी पे बैठते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि ये देखते हैं कि जो पेशवा का पावर होता है ये धीरे धीरे राइज करने लगता है। और जब पेशवा का पावर राइज करने लगता है उसके बाद क्या है करते हैं कि फर्दर मतलब पेशवा के साथ स्ट्रॉन्ग पावर बैठाने लगते हैं। और ये देखने को मिलता है कि 1713 में साहू जी डिजिग्नेट करते हैं बालाजी विश्वनाथ को एज अ पेशवा। जब आप मूवी भी आया था तो आप देखोगे तो कितना इंटरेस्टिंग वो मूवी था, और यहाँ पे जो है बालाजी विश्वनाथ का बात किया गया है। सो बालाजी विश्वनाथ को ना ये पेशवा के तौर पे ये डिजिग्नेट करता है। आगे हम लोग फर्दर देखेंगे अलग अलग रैंक, ठीक है। सो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि पेशवा हो गया, ठीक है, पंडित राव हो गया, कि उनको क्या क्या पोजीशन दिया गया था, उस आगे हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद देखो क्या होता है, मराठा एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्ट्रॉन्ग हो रहा था। देखो मराठा एम्पायर केवल एडमिनिस्ट्रेशन में ही नहीं, वो चारों तरफ से खुद को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कर रहे थे और होते जा रहे थे। इस कारण से जो इनका इन्फ्लुएंस था और बेसिकली इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो चारों तरफ से अगेंस्ट मुगल वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा था, और फर्दर मुगल का जो पावर था कहीं ना कहीं डिटोरिएट होते देखने को मिल रहा था। लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि अलग अलग जब मराठा का एम्पायर जो ब्लॉक हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग ब्रांचेज हो जाते हैं, सो फर्दर जो है वीक पड़ जाता है ये मराठा एम्पायर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आगे चल करके फिर मराठा एम्पायर का डिक्लाइन भी देखने को आपको मिल ही जाता है। तो हम लोग चलते हैं पॉइंट पे। देखो मराठा एम्पायर एक 4 तरह के एडमिनिस्ट्रेशन थे, और यहीं से हमारा प्री पॉइंट से सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो 4 तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बांटा गया था। एक तो सेंट्रल हो गया, प्रोविंशियल हो गया, रेवेन्यू हो गया, और साथ ही साथ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का बात करते हैं तो ये अष्ट प्रधान इसमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ये अष्ट प्रधान बेसिकली नाम से पता चलना चाहिए कि ये काउंसिल ऑफ 8 होते थे। इसमें 8 ऐसे अलग अलग ऑफिसर्स आपको ऑफिसर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते थे, ठीक है। सो बेसिकली जो है ना ये ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स होते थे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे मराठा किंगडम को गवर्न करने में, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश किया गया था बाई छत्रपति शिवाजी, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रख लेना है। देखो अभी हम लोग देखे थे ना, ये एक सेकेंड आई विल शो यू। ये देखो ये अष्ट प्रधान, ठीक है, समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है। 2025 में पूछा गया है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि साइलेंटली अच्छे से सुनते जाओ
और बस फिर अगर इफ़ यू आर न्यू यू कैन डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। तो चलो चलते हैं। और ये कहाँ से नाम ये डिराइव हुआ था, ये संस्कृत से डिराइव हुआ था। तो चलते हैं वो हमारे लिए काम का क्या है। ये पेशवा देखो, पेशवा या फिर पंत प्रधान भी बोलते थे, ठीक है। सो पेशवा क्या थे, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि जो भी ऐसे इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको देखने का काम करते थे पेशवा। उसके बाद जो है अमात्य आ जाता है, अमात्य या फिर मजुमदार भी बोलते थे। सो मजुमदार अभी तो समझ जाओगे कि हाँ फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, बट अमात्य से कैसे समझोगे। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि अमात्य जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, और ये जो भी ऐसे अकाउंट थे एम्पायर्स का, मराठा एम्पायर का, उसको मैनेज करने का काम करते थे अमात्य। उसी तरह से है ये देखो, ये थर्ड है शुरू नवीस या फिर सचिव, ठीक है। सचिव से तो पता चल जाएगा आपको कि सेक्रेटरी बोलते हैं, बट शुरू नवीस आपको ध्यान रख लेना है। फिर मंत्री आपको पता होना चाहिए, जो भी ऐसे मिनिस्टर्स होते थे इंटीरियर और ऐसे इंटरनल अफेयर्स और इंटेलिजेंस को देखने का काम करते थे मंत्री। फिर उसके बाद एक और अभी है जैसे सरी अनौबत और सेनापति, ठीक है। सो सरी अनौबत से तो नहीं समझ में आएगा, बट सेनापति समझ में आ जाएगा। बट आपको ये दोनों ध्यान रख लेना है। ये कमांडर इन चीफ होते थे, जो कि मिलिट्री और डिफेंस इनको दिया जाता था। और इसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि बेसिकली जो है कौन किसे ऐसे मिलिट्री कमांड नहीं दिया जाता था, ये नहीं पूछा गया है यहाँ पे। सो इस तरह से आपको ये एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। सो सरे नौबत और सेनापति यहाँ पे मिलिट्री एंड डिफेंस दिया जाता था। सुमंत और दबीर जो है ना, ये बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर, सुमंत से आपको पता होना चाहिए, बेसिकली ये फॉरेन मिनिस्टर होते थे, जो कि जो भी ऐसे फॉरेन रूलर, अदर रूलर होते थे, उनके साथ कैसे रिलेशंस मैनेज करके रखना है, यहाँ पे देखने को मिलता था। फिर नेक्स्ट है न्याय अध्यक्ष, ठीक है। सो पता चल जाता है इससे, ऐसे ये चीफ जस्टिस का बात किया जा रहा है, जो कि सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस दोनों को हैंडल करते थे। देखो पंडित राव, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पंडित राव क्या थे, नाम से ही पता चल जाएगा, ये हाई प्रिस्ट थे, जो कि रिलीजियस मैटर को यहाँ पे डील करते थे। और यहाँ पे देखो एक सेकंड, ये देखो पंडित राव ऑप्शन में दिया है, अमात्य दिया है, सुमंत दिया है, पेशवा दिया है। सो यू कैन सी कि कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है, ठीक है। सो चलो ठीक है। देखो चिटनीस जो है ये पर्सनल सेक्रेटरी थे छत्रपति का, ठीक है, जो कि बेसिकली देखो ये पर्सनल सेक्रेटरी थे और सीनियर राइटर के तौर पे एक्ट करते थे। और कभी कभी क्या था कि इनको पेशवा के बाद जो है ना, या फिर जैसे पेशवा जब उनका पोजीशन नहीं था, वो एब्सेंट रहते थे, तो उस बीच में ये होल्ड करते थे चिटनीस, ठीक है। सो ये भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है और ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग तो देखें अष्ट प्रधान के बारे में, ठीक है। अष्ट प्रधान जो कि सेंट्रल प्रोविंस में आते थे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे। अब चलते हैं हम लोग प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं, ठीक है। सो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को फर्दर डिवाइड किया गया था, ठीक है। और इसको अलग अलग प्रोविंस में, जैसे कि बेसिकली इसमें कैसे जो कोई टैक्सेशन दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, उसको अलग अलग लेवल पे डिवाइड किया गया था प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। और यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि किस तरह से जो है एग्रीकल्चर में, लैंड रेवेन्यू में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये मराठा एम्पायर। क्योंकि यहाँ पे जो है जो आउटसोर्सिंग होता था उस टाइम पे लैंड का, बेसिकली कहने का मतलब कि जो मिडिल मैन होते थे लैंड रेवेन्यू को लेकर के, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के, उसको यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है, एंड कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये डायरेक्टली रैयत से, डायरेक्टली फार्मर से ही ये जो भी ऐसे यहाँ पे टैक्सेस होते थे ये कलेक्ट किया जाता था मराठा एम्पायर के टाइम में। तो आपको यहाँ से ये पता चलता है ना किस तरह से जो है ये रैयतवाड़ी सिस्टम के तौर पे भी ये देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में जो अंग्रेज थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे, वो सीधे सीधे जमींदार से करते थे, और जमींदार उस टाइम पे हेरिडेटरी थे, ठीक है, और डायरेक्टली जमींदार से ही वो लेते थे। बट जब वो रैयतवाड़ी सेटलमेंट लाते हैं ब्रिटिशर्स, तो फर्दर फार्मर से ही डायरेक्ट लेते हैं, और यहाँ पे वही देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक परगना देखने को मिलेगा और तरफ देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे जो है बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे सकता है कि सबसे बड़ा क्या होता था, फिर छोटा, फिर इस तरह से। सो आपको ये ध्यान रख लेना कि परगना जो होता था ना, बेसिकली इसको विलेज को सर्व करने के लिए बनाया जाता था, ठीक है, जो भी ऐसे स्मॉल यूनिट्स पे होते थे, ठीक है। सो ईच प्रोविंस को डिवाइड किया जाता था परगना और तरफ में, ठीक है। और उसके बाद क्या था कि प्रोविंस जो है ये डिवाइड किया जाता था तरफ, बेसिकली परगना, उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता था कि परगनाज परगनाज ये सब डिस्ट्रिक्ट, तो दोनों अलग अलग है बेसिकली, ठीक है। ये तरफ जो है डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, और उसके बाद जो है ये परगना होता था। इट मीन्स कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है, सो तरफ है, ठीक है, उसके बाद परगना है, ओके। तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अदर ऑफिसर्स इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे देश पांडे हो गए, देखिए, ठीक है, देश पांडे या फिर देशमुख हो गए।
तो ये जो थे ना, ये बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर जो होता था उसको मेंटेन करने का इनका काम था, ये परगनाज में, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, जो कि जो परगना है ना, परगना फर्दर बना होता था विलेज से। तो कहने का मतलब जो है, इसके बाद क्या हो जाएगा, विलेज आ जाएगा, ठीक है। और विलेज इस टाइम पे अलग अलग थे, जैसे मौजा हो गया, कुलकर्णी हो गया, पाटिल हो गया। सो इस तरह से जो है ना, ये सब विलेज का ही टाइप है। देखो, प्रंत एंड सर सूबेदार, ठीक है, या फिर सूबेदार बोलो। सो प्रंत या सर सूबेदार, बेसिकली नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि जो ऐसे जो लैंड थे उस टाइम पे जो ऑर्गेनाइज किए जाते थे इनटू प्रोविंसेस, उसको प्रांत बोलते थे। बेसिकली लैंड से ही रिलेटेड है, जो स्मॉल पार्ट होता था। तो उसके बाद क्या था कि ये जो सूबेदार ऑफिसर्स थे वो इसको देखने का काम करते थे, ठीक है। तो जो भी ऐसे जीता हुआ क्या, या फिर कोई अदर एम्पायर से जो लैंड एक्वायर किया हुआ रहता था, ठीक है, उसको ये इसमें देखने को मिल जाता था। देखो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जो थे यहाँ पे, ये हवलदार बोला जाता था इनको। तो ऐसा नहीं आपको लगेगा जनरली कि हवलदार डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को थोड़ी ही बोलेंगे, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रख लेना है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को उस टाइम पे हवलदार से जाना जाता था। अब हम लोग चलते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। तो हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखें, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिए, अब चलते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पे। सो शिवा जी का अगर बात करते हैं इस टाइम पे, तो ये रेवेन्यू सिस्टम को बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं बेसिकली। और ये होता था एक, ये इंपॉर्टेंट है, मलिक अंबर काठी सिस्टम। सो पूछा जा सकता है मलिक अंबर काठी सिस्टम किस टाइम पे फ्लरिश था, किसके अंदर में था। सो ये मराठा एम्पायर का था और ये शिवाजी का ही था, ठीक है। सो ये किस तरह से जो लैंड का वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए ये सिस्टम लाया गया था, मलिक अंबर काठी सिस्टम, ठीक है। सो लोकल फार्मर जो थे इस टाइम पे ना, वो 40% जो अपना हार्वेस्ट था ये उसका पे करते थे, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर। अब देखो, ये पूछा गया है, ठीक है, चौट सिस्टम। सो प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा गया है चौट टैक्स क्या है, ठीक है। सो शिवाजी जो है ये चौट टैक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि बेसिकली जैसे इसमें ये देखने को मिलता है, जो मुगल एम्पायर था, ठीक है, और मुगल टेरिटरी था, जैसे मराठा एम्पायर के साइड साइड से, ठीक है। सो बगल बगल का जो भी ऐसे टेरिटरी था, वो 1/4 ऑफ अर्निंग पे करते थे इस चौथ टैक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि जो है मिलिट्री सपोर्ट को होल्ड करके रखना था, ठीक है। सो इसके लिए, और एक तरह से जो है एक एक एक्स्ट्रा टैक्स, एडिशनल टैक्स लगता था 10% का, ठीक है। सो उसको सरदेशमुखी बोलते थे। सो ये दो तरह के टैक्स होता है, चौथ टैक्स एंड सरदेशमुखी। सरदेशमुखी 10% एडिशनल टैक्स था, एंड जो चौथ टैक्स था वो मुगल अंपायर देते थे बेसिकली मिलिट्री सपोर्ट के लिए। फिर रैयतवारी सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया कि ये ऐसा लगता था कि रैयतवारी सिस्टम से ही इन्फ्लुएंस था। बेसिकली इन्फ्लुएंस तो बाद में है, बट रैयतवारी सिस्टम ही था बेसिकली ये, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स वाला तो बाद में आता है ना, राइट। सो रैयतवारी सिस्टम शिवाजी डेवलप करते हैं रैयतवारी सिस्टम को, और बेसिकली ये इसको और अच्छे से इन्हांस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये देखने को मिलता है, और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो मिडिल मैन थे उस टाइम के, ये इनका जो पावर है वो कम होता है, और फर्दर जो करप्शन है वो यहाँ पे कम देखने को मिल जाता है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग का, और बहुत अब धीरे धीरे द एंड सिचुएशन पे है। सो देखो, ये मिर्सदार, ठीक है। सो मिर्सदार इस टाइम पे है, ये पूछा जा सकता है। सो शिवाजी रखते हैं स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर मिर्सदार। देखो मिर्सदार क्यों इस पे, क्योंकि ये इनहेरिटेड लैंड राइट इनका था, ठीक है, और ये लिटिल टैक्स पे करते थे। तो आप समझ सकते हो इस टाइम पे कि जिनका इनहेरिटेड लैंड राइट हो और वो बहुत कम अगर लिटिल टैक्स पे कर रहे हो, तो समझ सकते हो कि इनका जो इन्फ्लुएंस है थोड़ा बहुत हो सकता है इन फ्यूचर। और आगे चल करके ये देखने को मिलता है कि ये फर्दर जो मिर्सदार थे वो चैलेंज करते हैं इनके पावर को, ठीक है, और कंट्रोल करते हैं इस लैंड को, ठीक है। सो इस तरह से, और यही कारण था कि जो शिवाजी है ना, इस पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते थे, इन पे देखा करते थे, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना। देखो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पे अब हम लोग चलते हैं। सो शिवाजी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, और उसके बाद फर्दर क्या होता है कि ऑर्डिनरी जो सोल्जर्स हैं उनको कैश में देते हैं, ठीक है, कैश में देते हैं। और देखो इसी को हम लोग बोलते हैं और रेवेन्यू जो पेमेंट किया जाता था, सरा सरंजम, ठीक है। सो ऐसा पूछा जा सकता है कि सरंजम क्या है। तो इस तरह से जो कुछ कुछ वर्ड देखो, सरंजम हो गया, मिर्सदार हो गया, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रख लेना है। देखो, ये देखो, इनका जो कैवलरी था बेसिकली उसको पग बोलते थे, और इसमें क्या था कि 30,000 से 40,000 ट्रूप्स जो हैं ये मैनेज किए जाते थे बाई हवलदार। सो हवलदार से भी हम लोग देखे थे कि जो ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होता था, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना, पग भी आपको ध्यान रख लेना है। शिवाजी जो ऐसे पहले इंडियन किंग थे जो कि बेसिकली नवल फोर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, और उसके बाद क्या होता है ये पूछा जा सकता है जब ये इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। और ये उसमें क्या होता है कि वो डोकयार्ड शिप्स
ट्रेड के लिए, डिफेंस के लिए, ये सब और भी ज़्यादा से इसको फ्लरिश करते हैं आगे चल करके। देखो ये ट्रेंड करते हैं अपने ट्रूप को गुरिल्ला वारफेयर के लिए, ठीक है, और इस तरह से आपको ये ध्यान रख लेना है। अब चलते हैं मराठा एम्पायर का पेशवा के टाइम पे, ठीक है। पेशवा आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जब फर्दर पेशवा को यहाँ पे देने लग गया यहाँ पे, सो उसके बाद इनका जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता है और आगे चल करके ये यहाँ पे अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। देखो अगर हम लोग बात करते हैं पेशवा का, ठीक है, तो पेशवा का पीरियड कब शुरू होता है, जब साहू जी, संभाजी के जो बेटे थे वो अपॉइंट करते हैं बालाजी विश्वनाथ को एज ए पेशवा 1713 में। उसके बाद क्या होता है कि इनके जो फर्स्ट ऐसा ये मेजर अचीवमेंट देखने को मिलता है वो है ट्रीटी ऑफ लोनावाला, ठीक है। तो ये पूछा भी जाता है ट्रीटी ऑफ लोनावाला किससे रिलेटेड है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है कि इसमें साहू जी का रोल है और बालाजी विश्वनाथ का, ठीक है। सो वन ऑफ हिज जो मेजर अचीवमेंट था वो ट्रीटी ऑफ लोनावाला जो था 1714 में था विथ कान्होजी एंगर, ठीक है, एंग्रे, जो कि लेटर बाद में वो क्या होता है कि साहू जी को ये छत्रपति एज ए एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो कन्होजी एंग्रे के साथ जो है ये ट्रीटी होता है लोनावाला। तो चलो ठीक है, एक सेकेंड। अब पेशवा का जब इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है तो अब हम लोग देखेंगे बालाजी विश्वनाथ के अंदर ये 1730 से 1720 के बीच किस तरह से जो है आगे मराठा को ले जाते हैं, ठीक है। सो बालाजी विश्वनाथ एक माइनर रेवेन्यू ऑफिसर्स के तौर पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो पेशवा बनते हैं 1713 में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये अपना पावरफुल हेरिडेटरी पोजीशन जो है बिल्ड करते हैं। इनके बाद का जो भी ऐसे आता है हेरिडेटरी और वो होल्ड करते जाता है पावर को। 1719 में जो है बालाजी विश्वनाथ वो इम्पोर्टेंट राइट ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम मुगल एम्पेरर फरुखशियार, ठीक है, जो कि साहू जी को एज अ किंग बेसिकली यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है और साहू जी को ना बेसिकली ये मराठा किंग बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो मराठा एम्पायर होता है बाजीराव फर्स्ट के अंदर, आप मूवी में देखोगे, ठीक है। सो बाजीराव फर्स्ट इसके बाद आते हैं बालाजी विश्वनाथ के बाद, और ये 1720 से 1740 तक यहाँ पे रहते हैं। तो बाजीराव जो है ये बेसिकली जो बालाजी विश्वनाथ थे इनके सबसे बड़े बेटे थे, ठीक है। और आपको पता होना कि चाहिए कि ऐसा पूछा जा सकता है कि पेशवा हेरिडिटरी पोजीशन था या नहीं, तो पेशवा हेरिडिटरी ही था और आगे चल करके ये मराठा एम्पायर में ये बाजीराव फर्स्ट बनते हैं, ठीक है। और वो यहाँ पे पेशवा बनते हैं और ये उनका जब उस टाइम पे एज था ये 20 ईयर्स था, ठीक है। और उस टाइम पे ये लीडरशिप होल्ड करते हैं मराठा एम्पायर का। ये इस्टेब्लिश करते हैं कन्फेडरेसी अमंग द मराठा चीफ और ग्रांट करते हैं हर एक चीफ को ऑटोनॉमी टू गो ऑन दियर डेजिग्नेटेड इंडिपेंडेंट। और यही कारण होता है ना कि ये अलग अलग को अपना दे देते हैं पावर की, जाओ तुम ग्रांट करो, बेसिकली तुम गवर्न करो। और इसमें ये देखने को मिलता है कि अलग अलग जो मराठा फैमिली होता है वो कोई ना कोई अलग अलग ट्रीटी साइन कर लेता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और फर्दर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वीक होते देखने को मिलता है। बट फिर भी जो पावर था स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा से रहा था। इसका देखो ये अप्रोच था वो बेसिकली मराठा फैमिली को अलग अलग प्रोविंस दे दिए जाते हैं, ठीक है, अथॉरिटी अक्रॉस इंडिया। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं बड़ौदा, ये देखो पूछा गया, ठीक है। तो ऐसे सीधे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि होलकर किधर से थे, इस टाइम पे कौन से किंग थे, तो इस तरह से पूछा जाता है। सो गायकवाड़ का बात करते हैं तो ये बड़ौदा वाले रीजन में देखने को मिलेगा। भोंसले जो है ये नागपुर रीजन में देखने को मिलेगा। होलकर जो है इंदौर में देखने को मिलेगा। सिंधिया जो है ये ग्वालियर, और जो पेशवा है ये पुणे में देखने को मिल जाएगा। सो आपको ये याद रख लेना है, ये ध्यान रख लेना है। देखो बाजीराव फर्स्ट का जो रीन का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ऐसे जाना जाता है कि ये 40 बैटल्स फॉट किए थे अपने टाइम पे, ठीक है। जैसे कि बैटल ऑफ पालखेड़ हो गया, ठीक है, 1728 का। बैटल ऑफ दिल्ली हो गया 1737 का। बैटल ऑफ भोपाल हो गया। सो ये बाजीराव जो फर्स्ट है ये इनके टाइम पीरियड पे ये देखने को मिल जाता है ये सारा बैटल, ठीक है। अब देखो मराठा एम्पायर जो है बाजीराव के अंदर में कैसे चलता है। सो देखो अगर पेशवा का बात करते हैं तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ थे, ठीक है। सो विश्वनाथ है, उसके बाद बाजीराव फर्स्ट है, ठीक है, बाजीराव फर्स्ट। उसके बाद फिर क्या होता है कि बालाजी राव, ठीक है। सो एक सेकेंड, बालाजी राव जो हैं वो आते हैं। सो इसके बाद ये हम लोग देखते हैं कि इनके अंदर किस तरह से एम्पायर आगे चलता है। सो 1740 से 1761 तक इनका रहा। और बालाजी राव जो हैं इनको नाना साहेब भी बोलते थे। जो कि उसके बाद क्या होता है कि इनके जो पिता थे पेशवा एट जस्ट 19, ये इस टाइम पे ये होल्ड करते हैं, ठीक है।
तो ये यहाँ से हम लोग को देखने को मिलता है, एक सेकेंड। तो ठीक है, ये देखो ये एग्रीकल्चर और लोकल पॉपुलेशन, उस सारी चीज़ को ये अच्छे से सपोर्ट करते हैं बालाजी राव, ठीक है, बालाजी बाजीराव। देखो 1752 में देखने को ये मिलता है कि जो पेशवा थे, ठीक है, ये मुगल एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्री हो जाते हैं। और बेसिकली वो जो चौथ टैक्स हम लोग देखते हैं, चौथ टैक्स, ठीक है, वो ये मुगल एम्पायर देंगे और ये जो पेशवा हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये रिलेशन देखने को मिला। और ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में था, क्योंकि उस टाइम पे जो है अलग फॉरेनर का अटैक इस टाइम पे भी देखने को मिलता था। तो इस तरह से जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा। देखो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया भी है। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का बात करते हैं तो ये मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, ये 1761 में, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है ना, बेसिकली मराठा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिफेंडिंग जो उस टाइम के जो आदिल शाह था उसका इन्वेजन से, ठीक है। और एक बहुत अच्छे से इस बेसिकली जो वॉर था, ठीक है, इस टाइम के इसके बीच में अच्छे से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बट फाइनली जो है ना, ये इस टाइम पे मराठा का हार होता है, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रख लेना है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था इस टाइम पे मराठा का डिफीट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बाजीराव जब डेथ होता है इनका, तो बैटल जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो जो मराठा पावर था बेसिकली इसको वीक कर दिया था, बहुत अच्छे से वीक कर दिया था, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे पता होना चाहिए कि सारा का सारा जो आर्मी हो गया, रेवेन्यू हो गया, इस टाइम पे लॉस होता है। सो उसके बाद देखो अब हम लोग चलते हैं ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे, ठीक है। सो एंग्लो मराठा वार होता है, ठीक है। सो एंग्लो मराठा वार जो होता है इंग्लिश के बीच में फॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली 3 टाइम्स होता है फॉर द पॉलिटिकल कंट्रोल। तो आपको ये ध्यान रख लेना 3 बार ऐसा ऐसा होता है। सो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का बात करते हैं तो 1757 से 82 के बीच में देखने को मिलता है। और ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार होता है ये बेसिकली मराठा एम्पायर और ब्रिटिश कंपनी के बीच में देखने को मिलता है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा ट्रीटी हुआ था। सो ट्रीटी ऑफ सूरत से बिगेन होता है और ट्रीटी ऑफ सालबाई में जाकर के खत्म होता है। सो ट्रीटी ऑफ सूरत जो होता है ना, बेसिकली ये 1775 में होता है, ठीक है। और जो इंग्लिश जो होते हैं ना ये कंट्रोल कर लेते हैं ये टेरिटरी, जैसे सिलसिट हो गया, बासिन हो गया, इधर जो है इंग्लिश कंट्रोल कर लेते हैं इस रीजन को, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि अलग रेवेन्यू पोर्शंस देखने को मिलता है, लाइक सूरत, भरूच। बेसिकली यहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस है ये अच्छा खासा इस टाइम पे देखने को मिल जाता है अंडर द ट्रीटी ऑफ सूरत। फिर ट्रीटी ऑफ सालबई होता है, बेसिकली ये 1782 में साइन होता है, जब ये स्ट्रगल जो होता है 20 ईयर्स पीस के बाद जैसे वो इसके लिए यहाँ पे बात किया जाता है कि जो ट्रीटी ऑफ सालबाई है ये साइन करो। और इंग्लिश और सिंधिया के बीच में जो है ना, बेसिकली ये 20 ईयर पीस को लेकर के ये साइन होता है, ठीक है, कि कोई भी ऐसा वॉर अब नहीं होगा, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। जो ये ट्रीटी है उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंग्लिश मिलिट्री विक्ट्रीज देखने को मिल जाते हैं। और फिर जैसे अहमदाबाद हो गया, बाशन हो गया, ग्वालियर हो गया, धीरे धीरे कैप्चर कर लिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। फिर फर्दर सेकेंड एंग्लो मराठा वार होता है ये 1803 से 1905 के बीच में। और ये जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार देखने को मिला 35 जो भी यू कैन से, सो ये रिप्रेजेंट करता है ऐसे सेकेंड सिग्निफिकेंस होता है बेसिकली, जो कि 2 पावर का क्लैश होता है, ठीक है, फिर से क्लैश देखने को मिलता है, ठीक है। और इस बीच में क्या होता है कि फिर भी इस टाइम भी ब्रिटिशर्स जो है ये इनका विक्ट्री देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये जो वॉर होता है ये ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट देखने को मिलता है। तो ऐसा पूछा सकता है कि ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट कब हुआ था, सो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में, ठीक है। और ये हुआ था 1806 में। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और इसमें क्या होता है कि फर्दर मराठा पावर जो है इस टाइम पे और भी कमज़ोर पड़ जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि अल्टीमेटली मराठा पावर जो होता है ये डिफीट हो जाता है बेसिकली। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर होता है यहाँ पे ये ज़्यादातर देखने को मिल जाता है इन्फ्लुएंस होते हुए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसका एम्पायर का डिक्लाइन वो बहुत सारा रीजन था, जैसे कि एक तो कि जो अलग अलग फैमिलीज थे, ठीक है, उनको दे देना, अलग अलग एम्पायर में डिवाइड हो जाना, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये कर देना। और चलो ठीक है यार, थोड़ा सा कुछ इशू हो रहा है नेट के साथ, सो वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। तो इतना ही था बस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये वीक मिलिट्री स्ट्रक्चर हो गए। फिर बेसिकली कुछ ऐसे फ्लॉज देखने को मिले मराठा स्टेट का, लाइक मराठा पीपल्स जो वीक इस टाइम पे थे, फ्रेजाइल पॉलिटिक्स हो गया, तो ये सारा चीज़ जो होता है, ठीक है। सो चलो ठीक है,
और इस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर से न्यू एक शॉर्ट्स वीडियो ला करके इसका आंसर्स का। बट इसका मैं बता दूं 67 का ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। और ये जो थर्ड बैटल है ये बेसिकली पानी जो बैटल ऑफ चिन्हट है ये रेबल्स थे 1857 में, और ये ब्रिटिश फोर्सेस इस टाइम पे। इस तरह से आप इसको देख पाओगे, तो इसका आंसर ये हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आप इसका आंसर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।